गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दोहरा खाता प्रणाली क्या चीज होती है। उसमें बच्चों बहुत सारी सुविधाएं हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। आज मेरे पास सुविधाएं हैं तो मैंने सोचा उस बेसिक को मैं एक बार फिर से दोहरा दूं। इसके बाद हम अगली भी वीडियो में प्रैक्टिकल्स भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं जितेश मिश्रा, शैल देवी महाविद्यालय से आप सबको आज एमकॉम के सेकेंड सेमेस्टर्स के सभी बच्चों को आपके बृहद लेखांकन से एक चैप्टर है जिसका नाम है दोहरा खाता प्रणाली, उसके बारे में आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। इसके पहले बताई गई सारी बेसिक वीडियो में मैंने बताया था कि दोहरा खाता प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली से बहुत अलग होती है। ठीक है, दोहरा लेखा प्रणाली हम लोग जो है वो सुने थे क्लास 11-12 में, और वो बनाई गई थी विकलन और समाकलन दोनों ही पक्षों में समान रूप से लेखा करने वाली जो प्रणाली थी वो दोहरा लेखा प्रणाली थी। लेकिन ये जो प्रणाली है वो दोहरा खाता प्रणाली है। दोहरा खाता प्रणाली का मतलब ही होता है दोहरा अर्थात दो और खाते अर्थात खाता बनाना। अर्थात किसी भी चीज की जानकारी के लिए अगर हम एक खाता ना बनाकर उसके स्थान पर दो खाते बनाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, दोहरा खाता प्रणाली कहते हैं। ये प्रणाली किन लोगों के द्वारा अपनाई जाती है? तो बच्चों वो संस्थाएं जो कि सार्वजनिक सेवा प्रदान करने वाली संस्थाएं होती हैं, जिन्हें मैंने नाम में लिया था कि एक होती है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली कंपनी जो हमारे घर घरों तक हमारी बिजली आपूर्ति करवाती है, दूसरी होती है जल प्रदान करने वाली संस्थाएं, तीसरी होती है दूरसंचार संस्थाएं, चौथी होती है हमारी रेल सेवाओं की संस्थाएं। अर्थात ऐसी संस्थाएं जिनका प्राइवेटाइजेशन अभी नहीं हुआ है और जो कि सार्वजनिक सेवाएं हैं, सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसी संस्थाएं वर्ष भर अपने खाते दोहरा लेखा प्रणाली से रखती ही हैं, वे समस्त खाता बनाती हैं, लेकिन उनकी अंतिम स्थिति की जानकारी उनको अच्छे तरीके से प्राप्त हो, इसके लिए वो लोग दोहरा खाता प्रणाली को अपनाते हैं। दोहरा खाता प्रणाली के अंदर वे क्या करते हैं? हमने ये सुना था कि दोहरा लेखा प्रणाली में व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बना था। ये तो बच्चों लोग पहले भी जानते थे। दोहरा खाता प्रणाली में क्या होता है, हम एक ही चीज की शुद्ध जानकारी के लिए एक खाते नहीं अपितु दो खाते बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको समस्त खातों के नाम बता देता हूं। इन खातों के नाम होते हैं, सबसे पहले होता है आपका रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू खाता। ठीक है, दूसरा आपका होता है नेट रेवेन्यू अकाउंट यानी कि शुद्ध रेवेन्यू खाता, शुद्ध आगम खाता भी इसे बोला जा सकता है। तीसरा होता है पूंजी खाता। आपको ध्यान होगा बच्चों, हम लोग पहले पूंजी खाता अलग से नहीं बनाते थे, ये चिट्ठे के अंदर ही दर्शाया जाता था, लेकिन इस डबल अकाउंटिंग सिस्टम में पूंजी को अलग दिखाया जाता है। और अंतिम चौथा खाता हमारा होता है साधारण चिट्ठा। बच्चों इसमें शुरू में साधारण नाम जोड़ने के पीछे एक उद्देश्य है। साधारण चिट्ठा कहने का मतलब अभी मैं आगे और भी इसे और अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि साधारण चिट्ठा इसे क्यों बोला जाता है। अब हम चलते हैं इनके डिटेल्स में। बच्चों आपने यहाँ पे जो चार खाते देखे हैं, हम जो पहले दोहरा लेखा प्रणाली पढ़ते थे उन दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत होता ये था, इन दोनों के लिए हम एक खाते बनाते थे और इन दोनों के लिए हम एक खाते बनाते थे। लेकिन चूंकि अभी डबल अकाउंटिंग सिस्टम है इसीलिए हम दोनों को अलग अलग यहाँ पर दर्शाते हैं। बात सिर्फ इतनी है, रेवेन्यू अकाउंट में क्या चीज होती होगी, उसका फॉर्मेट कैसे होता होगा? तो रेवेन्यू अकाउंट जो होता है हमारा एक बहुत ही साधारण खाता होता है। दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है हमारा विकलन, दूसरा पक्ष होता है हमारा समाकलन। विकलन समाकलन में सिंपल चीजें क्या होती हैं, इधर भी होता है विवरण राशि, यहां भी होता है हमारा विवरण राशि। ठीक है, और इसमें दिखाया जाता है वर्ष के दौरान इस प्रकार की आपूर्ति करने वाली जो संस्थाएं हैं, जैसे कि हम उदाहरण के लिए बिजली के तौर पर ही इसका उदाहरण ले लें कि बिजली आपूर्ति करने वाली संस्थाएं भी आखिर क्या करती होंगी। बिजली आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के दौरान वर्ष के दौरान उनके जो संचालन व्यय होते हैं, संचालन व्यय कहने का मतलब बच्चों में ये बताना चाहूंगा, उदाहरण के लिए बिजली आपूर्ति करने वाली संस्था के संचालन व्यय कैसे हो सकते हैं? घरों घरों में मीटर, नए नए मीटर लगाना, वायरिंग अर्थात जो वायर बिछाए जाते हैं उनकी नवीनीकरण करना, नए नए वायर बिछाना, ट्रांसफार्मर्स के खराब हो जाने पर बिजली के नए नए खंभे लगाना, नए नए ट्रांसफार्मर लगाना, ये बच्चों उनके संचालन व्यय हैं जो कि वार्षिकी तौर पर उनको करने ही होते हैं। तो ये इनको हम लोग रेवेन्यू खाते के विकलन पक्ष में दिखाएंगे। और ठीक उसी प्रकार से
वार्षिकी के दौरान उनको प्राप्त होने वाली इसी प्रकार की जो वार्षिक संचालन की जो आय होती है उसको हम लोग समाकलन पक्ष में दिखाएंगे। व्यय तो मैंने बता दिया क्या चीजें होती है, आय क्या चीज होती है। आय बच्चों इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जो बिजली आपूर्ति करने वाली संस्थाएं होती हैं वे हमसे बतौर आय हमसे शुल्क वसूल करती हैं, कर वसूल करती हैं और यही वसूला जाने वाला शुल्क या कर इन संस्थाओं का सामान्य वार्षिक संचालन की आय कहलाती है। बच्चों ये ध्यान देंगे कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि एक रेवेन्यू अकाउंट है और उसी से बाद दूसरा एक शुद्ध रेवेन्यू अकाउंट है, शुद्ध रेवेन्यू खाता है। इन दोनों में फर्क बच्चों सिर्फ इतना रहेगा कि रेवेन्यू में वार्षिक संचालन के वार्षिक, बच्चों आप ध्यान देना इस बात को, वार्षिक संचालन के व्यय ही आएंगे और वार्षिक संचालन के आय ही आएंगे और वो भी इनके संचालन व्यय होने चाहिए, मतलब इनके सामान्य संचालन से संबंधित व्यय होने चाहिए। इनका व्यक्तिगत खर्चा या गैर संचालन खर्चा इसलिए यहाँ पर नहीं दिखाया जाता। सामान्य तरीके पे इस खाते को नॉर्मली बंद कर लिया जाता है, जैसा कि आप सबको मालूम ही है। खाता बंद करने पर यदि मान लीजिए आय ज्यादा है, इस पक्ष का योग ज्यादा आ गया और इस पक्ष का योग कम है, तो यहाँ पर जो आपका शेष बनेगा वो एक तरीके का लाभ ही कहलाएगा, लेकिन यह लाभ शुद्ध लाभ नहीं होगा और इसे हस्तांतरण करना पड़ेगा। कौन से खाते में? शुद्ध रेवेन्यू खाते में इसको हस्तांतरित करना पड़ेगा, अर्थात ये वाला खाता। कहने का मतलब ये हुआ इस चीज का जो आंसर आएगा आप उसको अगले वाले खाते शुद्ध रेवेन्यू खाते में हस्तांतरित करेंगे। आगे फिर हम ये सोचें कि जब रेवेन्यू खाता बन गया, संचालन के संबंधी व्यय हमने इसमें लिख दिया, संचालन के संबंधी आय इसमें हमने लिख दिया, हमने आय से व्यय को घटाकर शेष निकाल लिया, सारी चीजें जानकारी हो गई। अब इसके बाद हम बात जाती है इसकी शुद्ध रेवेन्यू अकाउंट की, यानी कि शुद्ध रेवेन्यू खाता। बच्चों ये खाता भी सेम एज इट इज, बिल्कुल एक रेवेन्यू खाते के समान ही होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, मैंने यहां पर इसमें बताया कि इसमें संचालन के वार्षिक व्यय आते हैं, लेकिन शुद्ध रेवेन्यू अकाउंट में गैर संचालन व्यय और गैर संचालन आय आते हैं। तो यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये थोड़ा सा क्रैक की वजह से है, ये मैंने नहीं डाली है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। मेरी लाइन जो है सामान्य खाते की है, ये विकलन और ये समाकलन। अब यहाँ पर बात ये करते हैं, पक्ष ये भी वैसे ही रहेगा, विवरण राशि, विवरण और राशि। यहाँ पर बात ऐसी रहेगी, गैर संचालन व्यय का मतलब क्या होगा? गैर संचालन व्यय का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए हम बिजली आपूर्ति करने वाली संस्थाओं की ही बात करते हैं, तो बिजली आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के लिए मीटर लगाना, तार लगाना, ट्रांसफार्मर लगाना, बिजली के खंभे लगाना, नए पावर सेक्टर्स बनाना, ये सब उनके संचालन व्यय है, वो इस खाते में आएंगे। लेकिन वही अगर वो संस्थाएं, बिजली आपूर्ति करने वाली संस्थाएं अपने लिए कोई एक नई जमीन खरीदती हैं, तो उनके लिए एक नया प्लांट खोलती हैं या इस प्रकार की कोई भी पूंजीगत खर्चा करना चाहती हैं या पूंजीगत कोई विनियोग करना चाहती हैं, तो उनके लिए बहुत भारी रकम की आवश्यकता होगी। और सब लोग जानते हैं बच्चों की कोई भी भारी रकम किसी व्यक्ति या किसी संस्था के पास अचानक से तो होती नहीं है, सारे लोग उसे क्रेडिट में, उधार में ही लेते हैं। अब अगर मान लीजिए ये संस्था है उधार पर बाहर से किसी संस्था से, वित्तीय संस्था से, चाहे वो बैंक हो चाहे वो कोई अन्य संस्था हो, उनसे अगर उधार लेकर के अगर कोई चीज अपना कार्य आरंभ करेंगे, तो आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि उधार लेना ये इनके संचालन के खर्च नहीं है। उधार लेने पर इनको उस उधार पर जो ब्याज चुकाना होगा वो उनका संचालन व्यय नहीं है। ये उनका कौन सा व्यय कहलाएगा? ये उनका गैर संचालन व्यय कहलाएगा। गैर संचालन व्यय में हम यहाँ पर मेरे उदाहरण पे यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऋण पर ब्याज, ये क्या हो सकता है? एक तरीके से गैर संचालन व्यय हो सकता है, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। वैसे ही गैर संचालन आय उदाहरण के लिए हो सकता है कि हमारे खुद की जो बिजली आपूर्ति करने वाली संस्थाएं हैं, हमने भी क्या किया, किसी को ऋण दिया, हमने भी किसी को उधार दिया, या हमने कहीं किसी को विनियोग किया है और विनियोग पर हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों वो तो हमारे संचालन की स्थिति है नहीं, तो उस तरीके से होने वाली गैर संचालन आय को हम इस पक्ष में लिखते हैं। तो अब मेरे ख्याल से आपको ये बात तो साफ साफ क्लियर हो गई होगी कि रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है और गैर रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, या शुद्ध रेवेन्यू खाता क्या होता है, इसमें कोई डाउट होगा नहीं। अब करते क्या है बच्चों, फिर से इस खाते को भी साधारण बंद किया जाता है। साधारण बंद करने के तरीके पे हम फिर से क्या करते हैं, यहाँ पर शेष निकालते हैं। अगर आय पक्ष ज्यादा हुआ, व्यय पक्ष कम हुआ, यहाँ पर फिर से हमारा जो आएगा एक तरीके से शुद्ध लाभ बनता है। आपको ध्यान रहा होगा यहाँ का जो लाभ है, मैंने लाभ भी बोला था, शुद्ध लाभ नहीं बोला था।
इसको हस्तांतरित किया जाता है किसमें, रेवेन्यू खाते में, शुद्ध रेवेन्यू खाते में, और यहाँ का जो शुद्ध लाभ आया है हम इसको हस्तांतरित करेंगे यहाँ से साधारण चिट्ठे में। ये बच्चों यहाँ पे बात ध्यान देने वाली है। इसका जो आंसर आएगा हम सीधा कहां लेकर के चले जाएंगे, साधारण चिट्ठे में हस्तांतरित कर देंगे। ठीक है, तो ये तो बच्चों मैंने इस वीडियो के सेक्शन में आपको ये समझाने की कोशिश की है कि इन चारों खातों में से जो प्रथम दो खाते हैं इनमें जो रेवेन्यू अकाउंट है या शुद्ध रेवेन्यू अकाउंट है, शुद्ध रेवेन्यू खाता है, ये किस चीज के बारे में हमें बताता है और ये कैसे बनाया जाता है, इसको मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। मेरा ये फिजिकली अपीयरेंस का ये पहला वीडियो है। मुझे लग रहा है कि इतना अभी इस पक्ष के लिए बहुत है। फिर अगले वीडियो में मैं पूंजी और साधारण चिट्ठे के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा और फिर हम सवालों को भी इसी तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए आशा करता हूं कि ये इस तरीके का प्रेजेंटेशन आपको और अच्छा लगा होगा और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग सभी अपने घर में रहिए। सभी आप जानते हैं कि कोरोना महामारी फैली हुई है, तो इसके चलते वही स्लोगन याद रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। ऑलवेज हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।